चैप्टर 7 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन की बात की थी और वहाँ पर हमने ऑसिलेटरी मोशन में एक एग्जांपल पढ़ी थी जो कि सिंपल पेंडुलम थी। आज हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये होगा कि सिंपल पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि क्या सिंपल पेंडुलम जो है वो उस रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता। और फोर्थ में हम जो है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस को ड्राइव करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्मॉल हैवी मैस पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप ये मैस देख रहे हैं, बॉब ऑफ मैस है। इसका मैस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये स्मॉल होता है और इस मैस को हमने एक स्ट्रिंग यानी रस्सी के साथ अटैच किया होता है। वो जो स्ट्रिंग होती है वो लाइट होती है। लाइट का मतलब ये है कि उसका मैस ना होने के बराबर होता है। और एक और प्रॉपर्टी हम उस स्ट्रिंग की ये लेते हैं कि वो स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होगी, यानी वो उसको खींच के हम जो है वो लंबा नहीं कर सकते, उसमें हम बिगाड़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें हम स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी मैस सस्पेंडेड, यानी जिसको बांधा गया होता है, लटकाया गया होता है बाय ए लाइट स्ट्रिंग, एक लाइट स्ट्रिंग के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम की बात होती है कि पेंडुलम की लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमने रस्सी को फिक्स किया होता है, इस पॉइंट से लेकर इस बॉब ऑफ मैस का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस होता है, सेंटर ऑफ मैस, उस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कह देंगे, ऐसा नहीं है। वो पॉइंट जहाँ पर हमने रस्सी को फिक्स किया है और इधर से इस बॉब का सेंटर ऑफ मैस, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसे हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं और हमने उसको यहाँ पे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। जिस वक्त ये बॉब ऑफ मैस इस पोजीशन पर मौजूद होता है यानी स्ट्रिंग के साथ लटक रहा होता है, तो इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, डेट इज mg। और इस वेट की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे mg जो है वो हमारे पास वेट ऑफ बॉब है, t जो है हमारे पास वो टेंशन इन स्ट्रिंग है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी पार्टिकल में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम उस पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से किसी एक डायरेक्शन में ले जाएंगे और वहाँ पे जाकर जब हम उसको फ्री करेंगे तो वो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। इस मैस को ऑसिलेशंस करवाने के लिए हम इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इस मैस को पोजीशन ए तक ले जाते हैं। पोजीशन ए तक ले जाने से पहले इसका वेट और हमारे पास ये जो लेंथ होती है ये दोनों एक दूसरे के अलोंग होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मैस को यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं तो इस स्ट्रिंग की एंगुलर पोजीशन में चेंज आ जाता है, जो कि हमारे पास ये वाला एंगल थीटा हमें बताता है। ये थीटा हम किसके लिहाज से देखते हैं, इस mg के लिहाज से, कि इस mg के लिहाज से इस स्ट्रिंग की एंगुलर पोजीशन में ये वाला चेंज आ गया है। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर हमारे पास जो वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होना है। यहाँ पर अगर मैं ये वाली लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड कर लूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग की लेंथ है और ये वेट है। स्ट्रिंग की पोजीशन में इस वेट के लिहाज से कितना चेंज आया था, थीटा चेंज आया था, तो यहाँ पर वही एंगल जो है वो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो हमने बॉब ऑफ मैस को डिस्प्लेस कर दिया, किधर को, राइट डायरेक्शन में। कितना डिस्प्लेस किया हमने, थ्रू थीटा एंगल के उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमने पॉइंट 1 डिस्कस कर लिया, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट पर कहा था कि हम ये पता करेंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो यहाँ तक हमने जो है वो ये बात की है कि सिंपल पेंडुलम क्या है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और अगर हम पेंडुलम को ऑसिलेट करवाना चाहें तो वो कैसे करवाते हैं। अब इस पॉइंट ए पर इस बॉब का जो वेट है वो इस लाइन के साथ, स्ट्रिंग के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला। तो इस थीटा के लिहाज से बॉब के इस वेट के यहाँ पर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैंने ये फिगर ली है। ये हमारे पास बॉब ऑफ मैस m है, उसमें ये हमारे पास इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये वो लाइन है जो हमने आगे की तरफ बढ़ाई थी स्ट्रिंग की, और ये वाला एंगल जो है ये एंगल हमारे पास थीटा है। अब इस थीटा के लिहाज से इस mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इस mg का एक कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा जो थीटा के बिल्कुल साथ वाला है,
और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास होगा mg cos ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने ये एक लाइन लगाई है ग्रीन से, ये हमारे पास इस वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन ए पर उस बॉब के वेट के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक mg cos थीटा और दूसरा जो है वो mg sin थीटा होगा। तो mg cos थीटा जो है जी वो अलोंग स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और mg sin थीटा जो है वो इस mg cos थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर वेट के। तो ये जो है mg sin थीटा ये परपेंडिकुलर है mg cos थीटा के। अब यहाँ पर आप जरा गौर करें, ये जो mg cos थीटा है इसकी डायरेक्शन ये वाली है हमारे पास, और जो mg sin थीटा है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये वाली है। तो पोजीशन ए पर mg के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक हमारे पास ये वाला आया डेट इज mg cos थीटा। ये mg cos थीटा जो है ये उस स्ट्रिंग की टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा यहाँ पर mg cos थीटा और ये t जो है ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वेट का एक ही कंपोनेंट बच जाएगा जो कि हमारे पास ये वाला है जो mg sin थीटा है। यही mg sin थीटा जो है यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और यही mg sin थीटा उस बॉब ऑफ मास को पोजीशन ए से वापस ले आएगा मीन पोजीशन की तरफ। हमने पहले टॉपिक में यही पढ़ा था कि ऑसिलेशंस करवाने के लिए पार्टिकल को एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक रीस्टोरिंग फोर्स लेके आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा ये यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और ये इस बॉब ऑफ मास को ए से मूव करवा के पोजीशन ओ तक ले आएगा। तो पोजीशन ए पर इस बॉब पर जो नेट फोर्स लग रही है वो फाइंड कर लेते हैं। नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पर इस बॉब पर जो लग रही है वो mg sin थीटा होगी। चूंकि ये फोर्स जो है ये रिस्टोरिंग है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, लिहाजा मैंने इसके साथ जो है यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया है। अब न्यूटन ने ये कहा था कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल पर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स अगर मीन पोजीशन की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी जो इस मास में प्रोड्यूस होगा वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एफ। जो इस बॉब ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल इस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये किसने बताया हमें? ये न्यूटन ने बताया, F इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ। यहाँ से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ये ma आ जाएगा। यहाँ से ये मास और ये मास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा। यहाँ पर a जो है वो इस बॉब का एक्सेलरेशन है जो किस वजह से आया है? इस रिस्टोरिंग फोर्स F की वजह से आया है। थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है और g हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब ये थीटा जो है हमारे पास, यानी जो एंगुलर पोजीशन में चेंज होता है, ये हम बहुत स्मॉल लेके आते हैं, यानी इस थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो अगर किसी छोटे एंगल का हम साइन थीटा ले लें तो वो वापस दोबारा तकरीबन उस एंगल थीटा के इक्वल ही आ जाता है। तो मैंने लिखा है फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा। तो मैंने इस इक्वेशन में साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। हम यहाँ से इस थीटा का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। थीटा क्या था? थीटा हमारे पास चेंज इन एंगुलर पोजीशन था। तो हम ये देखते हैं कि इस केस में जब हमने मास को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया था, एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया था? तो उसके लिए मैंने ये वाली फिगर बनाई है। इस फिगर में हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास ये वाली है, डेट इज़ लेंथ ऑफ पेंडुलम। उसके बाद हमारे पास ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन यहाँ से लेकर हमारे पास ये वाली लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे x के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर्क लेंथ इसको कहते हैं हम। और ये वाला एंगल थीटा जो है ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। अब इस एंगल थीटा का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, थीटा जो है वो s ओवर r के इक्वल होता है। s हमारे पास आर्क लेंथ होती है और r हमारे पास रेडियस होता है। तो थीटा के सामने ये आर्क लेंथ x, यानी s की वैल्यू यहाँ पे x हो जाएगी और r जो है वो l के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से थीटा जो है वो x ओवर l के इक्वल होगा। ये थीटा की वैल्यू मैं ला के इस इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। यहाँ से g और l को सेपरेट कर लिया, हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल और साथ में x। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और l हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है। चूंकि हमने ये अज्यूम किया है कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है,
लिहाजा ड्यूरिंग ऑसिलेशन इस पेंडुलम की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जी भी कांस्टेंट है हमारे पास, एल भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो जी ओवर एल पूरे की जगह मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और एक्स जो है वो वैसे ही आ जाएगा। ये कांस्टेंट और इक्वल मिलकर प्रोपोर्शनलिटी साइन बना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये रिलेशन ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम के केस में इस बॉब का जो एक्सेलरेशन है जो किस वजह से आया था, जो इस रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा की वजह से आया था, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये माइनस साइन ये बताता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स हम कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा आई। और तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि इस बॉब ऑफ मैस का जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी भी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। फोर्थ पॉइंट हमने ये कहा था कि हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर जो है वो बता देता हूं कि पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया था और वहां से हमारे पास इस प्रोजेक्शन एन का जो एक्सेलरेशन आया था उसका रिलेशन हमारे पास ये था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन एन का जो एक्सेलरेशन है डायामीटर डी ई पर, उसका रिलेशन हमारे पास ये था। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर कर लूँगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 ले लें और ये मेरे पास जो है इसको इक्वेशन 4 ले लें। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर किया तो माइनस जी ओवर एल एक्स जो कि हमारे पास इक्वेशन 4 है और यहाँ से ये इधर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस जो है वो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी ओवर एल, ओमेगा स्क्वायर था दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पेंडुलम के केस में इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पता है ओमेगा जो है वो थीटा बाई टी के इक्वल होता है। जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है तो यही थीटा जो है ये 2 पाई के इक्वल हो जाता है और स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। तो ये टी इधर चला जाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, कब? आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। इस रिलेशन में ओमेगा की जगह हमने जी ओवर एल को पुट कर दिया तो टी इज इक्वल टू 2 पाई और डिवाइड में हमारे पास जी ओवर एल आ जाएगा। ये जी ओवर एल जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रिलेशन बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं 1 सेकंड में और फ्रीक्वेंसी और टाइम का आपस में जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैंने ये टी का फार्मूला ला के पुट कर दिया। यहाँ से ये एल ओवर जी ऊपर चला जाएगा, उलट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस आ जाएंगे। अब टाइम पीरियड जो है इस फार्मूला को देखकर ये समझ में आता है कि टाइम पीरियड जस्ट उस पेंडुलम की लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो भी जी और एल पर डिपेंड कर रही है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और किस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसके बाद अक्सर औकात सेकंड पेंडुलम के बारे में पूछा जाता है कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फिर हमने उसके केस में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो फाइंड की, उसके बाद हमने ये साबित किया कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और लास्ट में हमने उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस फाइंड कर लिए।